किनाली और कैसे बच्चा पार्टी आप सभी लोग। तो बच्चा पार्टी आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले साइंस के वन शॉट। तो यार जितने भी इंटायर चैप्टर हमारे सिलेबस में है साइंस के, तो अभी से आज से हम लोग सभी का एक एक करके वन बाय वन शॉट स्टार्ट करें। इस वन शॉट में आप लोगों को कंप्लीट इंटायर चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट रहेगा। साथ ही साथ मैं बताते हुए चलूंगी कि कौन सा आप लोग का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से सीबीएसई हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा। एंड साथ ही साथ वीडियो के बीच में मैंने जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप सभी को बताना है, देन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये आंसर आप लोग का सही था या नहीं। इससे आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा एंड साथ ही साथ आप लोग को मजा भी आएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर नंबर 1 है हमारे केमिस्ट्री का। तो काफी सारे केमिकल लोचास वगैरह सभी चीजें हम लोग को यहाँ पढ़नी है। सबसे पहले आप लोग को पता है व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज मतलब क्या बच्चा पार्टी? कोई ऐसा चेंज जिसको मैं वापस से रिवर्स कर सकूं, ठीक है, जिसके स्टेट को वापस से मैं चेंज कर सकूं। जैसे कौन सा एग्जाम्पल ले, अगर मैं लेती हूँ अगर इस एक आइस का एग्जाम्पल। एक यार आइस क्या है, आइस कैसे जमता है? पानी को अगर हम लोग ट्री आती है वो आइस क्यूब की, अगर उसमें मैं पानी डाल देती हूँ और फ्रीजर में मैं रख देती हूँ उसको फ्रीज होने के लिए, तो वो आइस क्यूब में मेरा कन्वर्ट हो जाता है। एंड अगर मैं उसी आइस क्यूब की ट्रे को वापस से बाहर निकालती हूँ एंड कुछ समय तक अगर रखे रहने देती हूँ, तो वो आइस क्यूब वापस से मेरे पानी में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हमें क्या समझ में आया? इससे बच्चा बाटी मुझे ये समझ में आया कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब मैंने पहले पानी से आइस बनाया, देन आइस से वापस से मैंने वाटर बना लिया, तो ये क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जो कि रिवर्सिबल हो, ठीक है, जिसके स्टेट को हम वापस से चेंज कर सके, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। अब व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज? केमिकल चेंज का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसी प्रोसेस जिसको हम चेंज ना कर सके, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। जैसे अगर बात करते हैं कि मैंने खाना बनाया, मेरे पास सभी क्या थे? वेजिटेबल्स थे। मेरे पास कैरेट है, मेरे पास कैप्सिकम है, ठीक है, एंड मेरे पास बहुत सारी दूसरी वेजीज है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इनको कट किया एंड मैंने कुछ पिज्जा के ऊपर टॉपिंग करी। अब मान लेते हैं बच्चा बाटी कि मैंने बर्गर बनाया, ठीक है। तो अब यार ये जो आलू की टिक्किया है, ठीक है, अब मैं इसकी आलू की टिक्किया को वापस से आलू में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या? तुम लोग बोलोगे दीदी कैसी बातें कर रहे हो यार, नहीं कर सकते ऑफ कोर्स हम। तो यार ये कैसा चेंज हो गया? हमारा इरिवर्सिबल चेंज हो गया। तो इसी के हिसाब से कंबशन कैसा चेंज हो गया, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। साथ ही साथ राइपनिंग ऑफ बनाना, ये कैसा चेंज हो गया, आप मुझे वापस से कमेंट्स में बताइएगा। रेस्पिरेशन कैसा चेंज हो गया, ये भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड साथ ही साथ आप लोग की रस्टिंग वगैरह जो होती है, इसको मैं वापस से रिवर्स कर सकती हूँ या नहीं, ठीक कर सकती हूँ या नहीं, तो ये सारी चीजें आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड साथ ही साथ कुछ और एग्जांपल्स आप लोग के पास है कि जैसे फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। तो यार देखो, मेल्टिंग आप लोग का और कुकिंग वगैरह सभी क्या एग्जांपल्स है। तो ये मुझे एक एक करके, जैसे कुकिंग के सामने मैंने लिखा कि ये मेरा केमिकल चेंज है, तो इस तरीके से आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से समझा दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये होता है, ये आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल आ जाएगा तुम्हें कैंडल का, ठीक है। तो कैंडल आप लोग से हमेशा पूछ लिया जाएगा, बिकॉज कैंडल एक ऐसी चीज है जो कि दोनों प्रॉपर्टी शो कर रही है। मतलब कैंडल आप लोग का शो करेगा कि ये फिजिकल चेंज तो है ही है, साथ ही साथ ये केमिकल चेंज भी है। कैसे? अगर मैं बात करूं तो ये कैंडल है, ये वैक्स की बनी हुई होती है, ठीक है, वो वैक्स नहीं अब जो गर्ल्स करती है, ठीक है, वो वाला वैक्स नहीं, मोमबत्ती वो जो वैक्स होता है वो अलग, मोमबत्ती वाले वैक्स की बात कर रही हूं मैं। ओके चलिए, तो ये वैक्स क्या होता है, जैसे जैसे कैंडल बर्न हो रही है मेरी, तो ये हमारा वैक्स इसके ऊपर ऐसे ऐसे टपक रहा है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो ये वैक्स उसके ऊपर टपक रहा है, ठीक है, तो ये मेल्टिंग हमारा कैसा चेंज हो जाएगा बच्चा पार्टी? मेरा फिजिकल चेंज है। बट मैं अगर बात करूं दीदी, अगर ये बहुत ज्यादा बर्न हो रही है, मोमबत्ती को मैंने बहुत देर तक जलाया, तो पहले उसका साइज इतना बड़ा था, जलते 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 उसका साइज इतना छोटा हो चुका है, तो ये क्या हुआ? बर्निंग ऑफ कैंडल का ऐसा चेंज हो गया। अब यार इतनी छोटी कैंडल को मैं इतनी बड़ी कैंडल में वापस कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या? बताओ, नहीं कर सकते। तो ये कैसा चेंज हो गया बच्चा बाटी आप लोग का? ये हो गया है मेरे पास बर्निंग ऑफ कैंडल इज माय केमिकल चेंज, बिकॉज ये इरिवर्सिबल नहीं है। तो बर्निंग कैसा है? मेरा केमिकल चेंज है। एंड मेल्टिंग ऑफ कैंडल कैसा है? मेरा फिजिकल चेंज है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है। सो माय नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन से हम क्या समझते? सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते। डेफिनेशन ये बोल रही है, इन अ केमिकल चेंज अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जहां कुछ केमिकल चेंज हो रहा
रहा है वहीं एक केमिकल रिएक्शन अपनी जगह बना रही होती है। चलिए, डेफिनेशन ये बोलती है केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। यार कुछ एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी बहुत सारी न्यू प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मैंने अगर बात करी कि हमने बोला राइपनिंग ऑफ बनाना, तो ये पहला जो बनाना था मेरे पास वो कच्चा था, ठीक है, पका हुआ बनाना नहीं था। अब ये राइप हो गया, मतलब पक गया है, ठीक है, जिसके ऊपर फिर बहुत सारे ब्लैक ब्लैक डॉट्स वगैरह आने लग जाते हैं, तो वो उसकी निशानी होती है, इंडिकेटर है, जिससे कि हम समझ जाते हैं कि ये बनाना या ये पर्टिकुलर फ्रूट मेरा राइप हो चुका है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई है, केमिकल चेंज हुआ है एंड नई प्रॉपर्टी हमारे पास वहां आ चुकी है। सो केमिकल रिएक्शन क्या है, जहां पर हमारा केमिकल चेंज होता है, साथ ही साथ कुछ मेरे न्यू सब्सटेंस बनते हैं विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। इतनी सी सिंपल सी प्यारी सी डेफिनेशन तुम्हें लिख कर आनी है। चलिए बात करते हैं कि आप लोग को केमिकल रिएक्शन कैसे पहचाननी होती है और कैसी दिखती है। तो कैसी दिखती है, तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो तुम लोग देख सकते हो कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मेरे को देता है वाटर, इट गिव्स वाटर, ठीक है। बट अगर ये कैसी है मेरी, इट इज माई वर्ड इक्वेशन। अगर मैं केमिकल इक्वेशन की बात करूं, केमिकल रिएक्शन की बात करूं, तो H2। अब हाइड्रोजन की बात करें तो उसको डिनोट किया जाता है H से, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करूं तो उसको डिनोट किया जाता है O से, एंड अगर वाटर की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है H2O। तो इस तरीके से तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये कंप्लीटली मेरे पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। जब मैंने हाइड्रोजन को पर्टिकुलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया है, तब मेरे पास एक प्रोडक्ट बनता है, दैट इज माई वाटर। ये समझ में आ गया। अब बच्चा बेटी, जितने भी मेरे एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, मेरे रिएक्टेंट्स होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स मेरे राइट हैंड साइड लिखे हुए होते हैं वो होते हैं मेरे प्रोडक्ट, ठीक है। अब तुम लोग को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड अगर एक से ज्यादा मेरे एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है तो उसको हम सेपरेट करते हैं बाय प्लस, ठीक है, ये एडिशन वाला जो साइन होता है। एंड अगर मेरे पास प्रोडक्ट में एक से ज्यादा एलिमेंट है राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट कहाँ होता है, राइट हैंड साइड, तो अगर उसके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उसको भी हम सेपरेट करेंगे प्लस से। जैसे अभी तो मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, बट अगर मैं बात करूं कि कोई एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है मेरे पास जिसमें कि मेरे पास दो रिएक्टेंट्स भी है एंड दो प्रोडक्ट भी, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लेते हैं बहुत सी बार CO2 प्लस H2O ऐसे होते हैं, तो अब यहाँ मेरे पास 3 प्रोडक्ट है तो सभी को हमने सेपरेट किया है बाय प्लस ऑपरेटर, ठीक है, समझ गए। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब मैंने जैसे आप लोग को बताया कि अभी हमारे पास अगर मैं किसी को इस तरीके से लिखती हूँ तो ये मेरे पास हो जाती है वर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, तो अगर हाइड्रोजन लिखा है तो उसका सिंबल लिखो H2, ऑक्सीजन लिखा है तो उसका सिंबल लिखो O2, ठीक है, एंड वाटर लिखा है तो उसका सिंबल लिखो H2O, ठीक है। उसी तरीके से ये जो इस तरीके से लिखी हुई होती है ना, उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। अब बहुत सी बार तुम लोग को क्या होता है कि जब 1 मार्क का क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स में आ रहा होता है तो तुम लोग को दोनों चीजें बोली जाती है कि तुम वर्ड इक्वेशन में भी लिखकर बताओ, साथ ही साथ उसको केमिकल रिएक्शन में भी लिखकर बतानी। तो जब तुमसे किसी क्वेश्चन में ऐसा सवाल पूछा जाए कि इसमें वर्ड में भी लिखकर बताओ और केमिकल में भी लिख के बताओ, तो अगर तुम लोग कैसे लिख सकते हो कि सोडियम को मैंने क्लोराइड से रिएक्ट करवाया, मतलब सोडियम की स्पेलिंग, फिर प्लस ऑपरेटर, देन क्लोराइड की स्पेलिंग, देन एरो से हम इंडिकेट करते हैं, मेरे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब तुम लोग केमिकल रिएक्शन में कैसे लिखोगे, सोडियम का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा बाटी, Na, ओके। क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, Cl2, एंड साथ ही साथ प्रोडक्ट में मेरे पास सोडियम क्लोराइड मिल रहा होगा तो NaCl। इस तरीके से तुम लोग को दोनों चीजों को एक्सप्लेन करना है, वर्ड इक्वेशन साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करते कैसे, होता क्या है, देखो बैलेंसिंग मतलब क्या होता है कि जो मेरे रिएक्टेंट है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड जितनी भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, क्या वो बराबर इक्वल मात्रा में है क्या नहीं। यार प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम लोग सब्जी मंडी गए होंगे, ठीक है, जो हमारा वेजिटेबल मार्केट होता है, फ्रूट मार्केट, तो तुम लोगों ने आज भी देखा होगा कि हमारी सब्जी मंडी में हमारे पास होता है एक तराजू, ठीक है। हमने बोला भैया आधा किलो टमाटर देना है, तो वो क्या करता है, हाफ केजी का एक तरफ स्टोन रखता है एंड एक तरफ हाफ केजी टोमेटोज रखता है। तो उन दोनों का अगर बैलेंस हो जाता है तो इस तरीके से वो लोग एक ही मतलब पोजीशन पर आप लोग को दिखाई देते हैं। एंड अगर वो अनबैलेंस होते तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से आप लोग को दिखाई देता है। अब हम लोग को किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है वो सीखते हैं आज। मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है H2 + O2, इट गिव्स H2O, ठीक है। अब यहाँ हम लोग को कितने एलिमेंट्स दिख रहे बच्चा पार्टी पूरी इंटायर केमिकल रिएक्शन में, तो तुम लोग बोलोगे दीदी 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, पहला है मेरे पास हाइड्रोजन, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। अब यार देखो, तुम्हारी दीदी ने तुम्हें हमेशा से सिखाई है एक ट्रिक, जब भी हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करवाना हो तब क्या करोगे, सबसे पहले पेन उठाओ, एक टेबल बनाओ अपनी कॉपी के अंदर। किस टाइप की टेबल बनाओगे, 3 कॉलम उसमें होंगे। सबसे पहले कॉलम में तुम लोग को लिखना है एलिमेंट्स,
कितने एलिमेंट्स हैं। दूसरी साइड तुम लोग को लिखना है LHS और RHS। दीदी ये साइंस पढ़ रहे हैं ना, साइंस का लेक्चर है ना। LHS RHS ये हम मैथमेटिक्स पर कैसे पहुंच गए? नहीं हम साइंस पर ही है अभी, ठीक है। LHS मतलब आप लोग को पता है लेफ्ट हैंड साइड, ये LHS हुए, ये RHS, ठीक है। LHS को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं या प्रोडक्ट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड RHS को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं या प्रोडक्ट? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब मेरे पास इस एंटायर केमिकल रिएक्शन में मुझे दो एलिमेंट दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। मैंने दोनों को लिख दिया है। LHS मतलब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसी को मैं कंपेयर कैसे करूंगी कि मेरे पास राइट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर देखते हैं कि बैलेंस तराजू एक ही पोजीशन पर आ रहा है कि नहीं, या ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। देखते हैं। सबसे पहले जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर देखा तो मेरे पास LHS में था 2, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल्स है दीदी। अब मैंने देखा तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया सिंपली। चलिए अब RHS की तरफ चलते हैं। जब मैंने RHS में देखा तो मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। दैट्स ग्रेट। यहाँ आप लोग की दोनों तरफ बिल्कुल मॉलिक्यूल्स इक्वल है, मतलब तराजू सेम पोजीशन पर लाइज कर रहा है। वेरी नाइस। अब बारी किसकी है? ऑक्सीजन बाबा की बारी। चलिए भाई साहब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन को जब मैंने LHS पर देखा तो मुझे 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ऑक्सीजन के। जब RHS की बारी आती है, राइट हैंड साइड की यहाँ बारी आती है। जब मैंने देखा अब यहाँ क्या, यहाँ तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है दीदी। सो क्या ये बैलेंस है? तराजू सेम पोजीशन पे होगा या फिर ऊपर नीचे होगा? ऑफ कोर्स दीदी ऊपर नीचे होगा, क्योंकि हमारे पास LHS में 2 मॉलिक्यूल थे ऑक्सीजन के, बट RHS की तरफ जब मैंने देखा उसको तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का। सो हाउ टू बैलेंस इट बच्चा पार्टी? चलिए मैं आप लोग को सिखाती हूँ। आप लोग को इसी तरीके से टेबल तो हमेशा बनानी ही बनानी, क्योंकि इससे क्या हो जाता है आप लोग को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड इससे कभी भी तुम्हारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन गलत नहीं होगी, ठीक है। अब मेरे पास आप लोग को पता है क्या चाह रहा है कि मैं इसको भी RH साइड को भी इसको भी 2 बना दूं, है ना, तब मेरे पास ये बैलेंस हो जाएगा। तो क्या मैं इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ? देखो यार H2 भी तो ऐसे ही लिखा था, तो O के आगे भी मैं 2 लिख सकती हूँ। ये गलत हो जाएगा, दैट्स रॉन्ग। हमें हमेशा इस तरीके से कभी भी नहीं लिखना है। तो दीदी फिर मैं बैलेंस कैसे करूं? अब देखो तुमने सही सोचा है, यहाँ हमें एक ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा, दैट्स करेक्ट। पर कैसे बढ़ाएंगे? आप लोगों को कभी भी बैलेंसिंग करना हो तो आप लोग फ्रंट साइड से करिएगा। जिस तरीके से अगर मुझे बैलेंसिंग करना है तो मुझे ऑक्सीजन को 2 बनाना है तो मैं यहाँ फ्रंट में लिखूंगी 2, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से भी होगा एंड यही 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन से भी होगा। मतलब क्या हो जा रहा है यहाँ, तो मैं अगर नीचे में इसका सॉल्यूशन लिखती हूँ तो यहाँ आप लोग के पास 4 हाइड्रोजन हो रहे, 2 × 2 4, और यहाँ 2 ऑक्सीजन हो रहे। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ऐसे लिखते नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। समझ में आया? तो यहाँ आप लोग ने देखा कि यहाँ अगर मैं इसके आगे 2 लगा देती हूँ, इस तरीके से अगर इसको लिखती हूँ H2 + O2, इट गिव्स मी 2H2O। तो यहाँ तो तुम लोग देखो कि यहाँ मेरे पास ये 2 हो गया, तो यहाँ तो मेरे पास ऑक्सीजन का तो बैलेंसिंग कंप्लीट अच्छे तरीके से हो चुकी है। बट जरा हाइड्रोजन को चेक करें। हमने यहाँ देखा था कि यहाँ 4 हाइड्रोजन हो रहे, बट अगर रिएक्टेंट साइड की बात करें तो उनके पास तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। पिक्चर तो दीदी आपने पलट दी है। आपने एक को बैलेंस करना चाहा था, दूसरा अपने मन से बिगड़ गया। अभी क्या करें? तो आप क्या कर सकते हैं? अपने पास सॉल्यूशन है। आप क्या कर सकते हो कि देखो यहाँ तो 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं, क्यों ना हम हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड पर 2 हाइड्रोजन से बढ़ा दें, है ना? कर सकते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? इस साइड पर मैं 2 हाइड्रोजन से बढ़ा दूं तो क्या करूंगी मैं? ऐसा लिखूंगी H4, ऐसा लिख सकती हूँ। नहीं दीदी अभी तो आपने बोला कि गलत है, कैसे लिखोगे आप ऐसे? चलिए तो आप क्या कर सकते हैं, थम बाता हम लोग चलते हैं, सबर सबर। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट साइड पर लिखेंगे, मतलब इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो मैंने 2H2O करा, है ना। अब तुम लोग पूरी बैलेंस केमिकल रिएक्शन को जरा चेकआउट करो। देखो अब मेरे पास यहाँ ये एलिमेंट्स है, ये है मेरे पास LHS एंड दिस इज माई RHS। ओके बच्चा पार्टी, अब देखते हैं एलिमेंट में मेरे पास H और O थे। अब LHS पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के पास 2 × 2 4 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड पर, LHS पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। यहाँ देखती हूँ तो 2 × 2 4 हाइड्रोजन है मेरे पास प्रोडक्ट साइड पर, RHS साइड पर। वेरी नाइस। नाउ किसकी बारी है? ऑक्सीजन बाबा की। तो ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ 2O2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है दीदी? 2।
ओके, वेरी नाइस, 2 मॉलिक्यूल है। अब RHS पे देखते हैं कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो यहाँ 2 एलिमेंट्स थे, तो ये जो हमने फ्रंट पे जो 2 लगाया है ये हमारा मल्टीप्लाई बाय Hb होगा एंड ये मल्टीप्लाई बाय 2 भी होगा। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में जब आप आगे कोई भी नंबर लगाते हो बैलेंसिंग के लिए, तो वो दोनों जितने भी मेरे एलिमेंट्स अंदर लिखे हुए हैं ना बच्चा, वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। गॉट इट? ठीक है, सो यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ 2O2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी आप लोग की बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 2। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझ लिया कि बैलेंसिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मैं अगर बात करूँ ना कि CBSE का पेपर इसके बिना इनकम्प्लीट है। अब तुम समझ जाओ, तो तुम लोग को क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं एटलीस्ट लास्ट 5 से 7 ईयर्स तक के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना। ठीक है, उसमें जितनी भी केमिकल रिएक्शंस तुम लोग को दी हुई है वो चेकआउट करना, बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे वो चेकआउट करना एंड आप लोग क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हो। सैंपल पेपर्स में भी आप लोग को बहुत सारे बैलेंसिंग के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। अगर आप लोग को सैंपल पेपर्स बचा सॉल्व करना है तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आइडिया एक लेकर आई हूँ। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो। कैसे दीदी ऑनलाइन मतलब क्या? ऑनलाइन मतलब ये कि आप लोग को 3 घंटे में सॉल्व करना है उस सैंपल पेपर को और आप लोग को एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस वहां हो रहा होगा। आप लोग को क्या करना है, जस्ट oswald.io पर जाना है, वहां आप लोग किसी भी सैंपल पेपर को ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हो। एंड सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है उसका कि जैसे ही आप यार उस सैंपल पेपर को सॉल्व करने के बाद फिनिश करोगे 3 घंटे के बाद, आप लोग को पहला एक्सपीरियंस तो एग्जाम जैसा हो गया है कि मैंने कितनी चीजें लिखी है कितनी नहीं लिखी है, मतलब मुझे टाइमिंग कितना ज्यादा पड़ रहा था कम पड़ रहा था, मैं मैनेज कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, एवरीथिंग। साथ ही साथ आप लोग का फिनिश करने के बाद एक एक्सपर्ट आप लोग के क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर को इवेलुएट कर रहे होंगे, वो आपको बताएंगे कि आप लोगों ने एंटायर इस पेपर में कितनी चीजें सही लिखी है एंड कितनी गलत लिखी है। सो यार ये कितनी अच्छी बात है कि सोचो तुम्हारे एग्जाम से पहले एक कोई तुम्हारे एक्सपर्ट आप लोग की कॉपीज को चेक कर रहे एंड बता रहे आप लोगों की गलतियां, जिससे कि वो गलतियां आप लोग ध्यान में रखकर एग्जाम में उस गलतियों को नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और भी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं हमारे oswald.io से। तो आप भी ट्राई करके देखिए, बिल्कुल ही फ्री है एंड आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को कैसा लगा। साथ ही साथ बच्चा बाटी इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते कि राइटिंग फिजिकल स्टेट। अब आप लोग को कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर लिखने को आती है बच्चा बाटी, तो आप लोग क्या कर सकते हो, फिजिकल स्टेट साथ में लिखा करो। जब भी आप फिजिकल स्टेट साथ में लिखोगे तो एक एग्जामिनर पर एक बहुत ही प्यारा इंप्रेशन छूट रहा होगा। ठीक है, एग्जामिनर को लगेगा कि यार मेरा बच्चा, मतलब जिस बच्चे की ये कॉपी है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसने सभी चीजें मेंशन करी है। ठीक है, तो हमारा फिजिकल स्टेट क्या होता है दीदी? अब फिजिकल स्टेट मतलब क्या, जैसे आप लोग को पता है हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है, मेरे पास गैस है। आप लोग को पता है मेरे पास वाटर, जिसको हम बोलते हैं H2O, ये क्या है, मेरे पास लिक्विड है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेरे पास सॉलिड है। कौन कौन से? जैसे अगर मैं बात करूं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये क्या है, मेरे सॉलिड है ना। तो यार जो हमारा एलिमेंट जिस भी स्टेट में होता है उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके फिजिकल स्टेट को डिफाइन करते हैं। जैसे बच्चा बाटी अगर कोई सॉलिड है तो उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई गैस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, तो उसको मैं G से रिप्रेजेंट करती हूँ, और अगर कोई बच्चा पार्टी आप लोग का लिक्विड स्टेट में तो मैं उसको L से रिप्रेजेंट करती हूँ। और कोई एक ऐसा है मेरे पास एलिमेंट है जो कि एक्वस स्टेट में है तो उसको मैं E और Q से रिप्रेजेंट करती हूँ। अब एक्वस का मतलब क्या बच्चा पार्टी, कि जो कोई एक ऐसा एलिमेंट कि जो थोड़ा हमारे वाटर में हमने उसको डिसॉल्व किया हो, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। तो आप लोग इन चीजों को अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे चलो एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, दैट इज O2 प्लस H2, इट गिव्स H2O। ठीक है, तो O2 मेरे पास क्या है बच्चा बाटी, गैस स्टेट में। साथ ही साथ H2 हाइड्रोजन, ये भी मेरे पास गैस है, ऑक्सीजन भी गैस थी, एंड H2O अब ये वाटर किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में। ठीक है, अगर वाटर वेपर के फॉर्म में होगी तब ये गैस में होगी, एंड अगर ये लिक्विड स्टेट में होती तो मैं इसको L से रिप्रेजेंट करती, बट आप लोग देख सकते हैं मैंने तीनों को G से रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल भी है जिसमें मेरे पास Fe जो कि आयरन होता है, उसको अगर मैं वाटर से रिएक्ट करवा रही हूँ, दैट मींस H2O से रिएक्ट करवा रही हूँ, तो मेरे पास मिलता है प्रोडक्ट Fe3O4 प्लस
4H2O। ठीक है, अब तुम लोग देख सकते हो ये प्लस लगा है प्रोडक्ट में। जब मैंने बोला था एक से ज्यादा प्रोडक्ट होगा तो वो सेपरेट होता है हमारे प्लस ऑपरेटर से। ठीक है बच्चा पार्टी, सो यार तुम लोग देख सकते हो Fe आयरन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। हमारे घर में बहुत सारी आयरन की चीजें होती है ना, हमारे कभी कभी डोर भी आयरन के होते हैं, हैंडल्स आयरन के होते हैं, तो तुम लोग समझ गए। ठीक है, साथ ही साथ H2O की बात करूं तो अब मैं H2 किस स्टेट में आप लोग का है, अगर मैं वाटर वेपर की बात करूं तो ये गैसेज स्टेट में वापस है। देन Fe3O4 ये किस स्टेट में, सॉलिड में। देन H2 हाइड्रोजन गैस, ये किस स्टेट में, गैस, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी G से। सो गैस है तो G से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड होगा तो L से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड होगा तो S से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसको पानी में हमने डिसॉल्व किया है तो वो एक्वस होगा, तो उसको A और Q से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप कि फिजिकल स्टेट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने पर आप लोग को सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब मेरे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मैं इसको कैसे पहचानूंगी, सोचो 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 सोचो। देखो यार, मान लेते हैं जिंदगी में कभी तुम मुझसे मिल रहे हो, ठीक है, तुम लोगों ने कभी मुझे रियल में देखा है, तो तुम कैसे पहचानोगे यार ये वही अपनी सकीना दीदी है, कैसे पहचानोगे? तुम लोग मेरी आवाज से मुझे पहचान सकते हो, बाय माय फेस मुझे पहचान सकते हो, बिकॉज तुम लोगों ने मुझे वीडियोस में देखा है, तो फेस से पहचान सकते हो, आवाज से पहचान सकते हो, मतलब कुल मिला के अपीयरेंस से तुम पहचान सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ अब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उसका कैसे पता लगाया जाए दीदी, तो यार बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे हम पता लगा सकते कि यहाँ मेरी पर्टिकुलर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले किसी के स्टेट देखकर, साथ ही साथ कलर देखकर, टेम्परेचर देखकर, गैस देखकर, ठीक है, एंड साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसका मतलब होता है कि हमारे पास पीपीटी बन रही होती है, प्रेसिपिटेट बन रहा होता है, मतलब जो कि इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, जो कि सॉल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे यार अगर पानी में मैं नमक डाल रही हूँ तो दैट इज सॉल्यूबल, बट अगर मैं पानी में मिट्टी डालती हूँ, ठीक है, वाटर में मैं सैंड डालती हूँ तो दैट इज नॉट सॉल्यूबल, दैट इज इनसॉल्यूबल। तो इस तरीके की चीजों को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोला जाता है। साथ ही साथ बच्चा सबसे पहले पर आते हैं हम लोग के चेंज इन स्टेट। अब बात करते हैं कैंडल की, जो कैंडल मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने क्या बोला था, ये कैंडल का एग्जांपल ऐसा है जो किसी बेसी पूछती। अब ये कैंडल में दो चीजें हो रही होती है, बर्निंग ऑफ कैंडल, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, बट अभी हम लोग को स्टेट की बात करना है। तो मेरे पास एक फ्रेश कैंडल है, अब जैसे ही मैंने इसको बर्न किया, आफ्टर सम टाइम इसका वैक्स क्या है, मेल्ट होने लग जाएगा, तो इसका वैक्स ऐसे गिरने लग जाएगा, लाइक दिस, ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है। सो पहले मेरे पास जो कैंडल थी दैट इज फ्रेश कैंडल, वो उसका स्टेट क्या था, वो तो दीदी सॉलिड थी, बट जब वो बर्न करनी चालू हुई, जब उसका वैक्स ऐसे मेल्ट होना चालू हुआ, गिरना चालू हुआ, तब उस कैंडल का स्टेट चेंज होकर मोल्टन स्टेट कह सकते हैं हम लोग, या फिर वो हम लोग का हो गया लिक्विड स्टेट के अंदर। मोल्टन बोल सकते हैं, मोल्टन इज मोर सुटेबल देन लिक्विड। ठीक है, सो ये कैसे स्टेट में आ गई, मोल्टन स्टेट में अब आ चुकी है। देखो ना यार, इसका साइज भी चेंज हो गया, स्टेट तो काफी चेंज हो ही रहा है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो तुम लोग चेंज इन स्टेट में सबसे अच्छा एग्जांपल बर्निंग ऑफ कैंडल का अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। साथ ही साथ नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, चेंज इन कलर। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस यहाँ ऐसी है कि किसी को मैंने किसी के साथ ऐड करवाया, किसी एक ए एलिमेंट को मैंने बी एलिमेंट के साथ ऐड करवाया, तो मुझे पर्टिकुलर कोई कलर देखने को मिलता है। जैसे मैं बात करूँ तो तुम मुझे बताना यहाँ क्या प्रोडक्ट बनता है। साइट्रिक एसिड को जब मैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तब मुझे पर्पल कलर मिल रहा होता है। तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका पर्पल कलर होता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बहुत सारी केमिकल रिएक्शन यहाँ ऐसी है कि जिसको करवाते वक्त क्या हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। घटता तो बहुत रेयर केस में, बढ़ता ही है, हाई हो जाता है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है क्विक लाइम वाला। ठीक है, जब मैं CaO को वाटर के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो मुझे मिलता है स्लेक्ड लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2, साथ ही साथ हमारा वाटर निकलता है, हीट निकलता है उसमें से। ठीक है, तो ये तुम लोग को याद रखना है। चेंज इन टेम्परेचर में यहाँ टेम्परेचर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, आगे तुम लोग को कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगी उसमें भी काम आने वाली है, एंड साथ ही साथ जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे उसमें भी आप लोग की ये काम आएगी, तो इसको अच्छे से याद रख लेना। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोग की इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब क्या होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो कोई गैस मेरी रिलीज हो रही है या फिर इवॉल्व हो रही है, मतलब निकल रही है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस यहाँ ऐसी है कि जिसमें हमारी गैस इवॉल्व होती है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, किसी का भी एग्जांपल लिख सकते हो।
3 एग्जांपल मैंने भी यहाँ मेंशन किए, तुम लोग को यही रिएक्शन लिखनी हो तो तुम लोग की चॉइस है। जैसे Zn को जब मैंने HCl के साथ रिएक्ट करवाया तब मुझे मिलता है ZnCl2 प्लस H2, तो मतलब यहाँ कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तो H2 हाइड्रोजन गैस। दूसरा है Fe को जब मैंने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तब मुझे मिलता है FeSO4, साथ ही साथ H2 गैस मेरी रिलीज हो रही होती है। तीसरा है जब मैंने सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 को जब रिएक्ट करवाया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मतलब HCl के साथ, तब मुझे मिलता है NaCl H2O और CO2, तो ये चीजें आप लोग को यहाँ मिल रही होती है। साथ ही साथ अगर पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब पीपीटी बन रही होती है। पीपीटी ये वो नहीं है दैट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नहीं, पीपीटी का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो तुम लोग को कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखकर बतानी है कि जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ मेरे पास बहुत अच्छी है, हम लोग अगर पोटेशियम आयोडाइड की बात करें तो उसको अगर मैं रिएक्ट करवाती हूँ PbNO3 ट्वाइस के साथ तो मेरे पास मिलता है KNO3 थ्राइस, साथ ही साथ PbI2 अलग हो जाता है। तो यहाँ मेरे पास येलो कलर की पीपीटी मतलब येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा होता है। तो ये कुछ थे हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। साथ ही साथ बच्चा अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन हम लोग को यहाँ पढ़नी है, तो 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। बात करूं कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन, तो क्या क्या होता है इनके बीच में इंटायरली हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं आती हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर। कॉम्बिनेशन नाम से समझ में आ रहा है कुछ कंबाइन करने की कुछ बात चल रही है, ठीक है। सो अगर मैं डेली रूटीन की बात करूँ बच्चा पार्टी, तो हम लोग क्या होता है कभी कपड़े पहनते या कपड़े खरीदने जाते तो हम क्या बोलते हैं, यार इस कुर्ते के साथ ये वाला प्लाजो अच्छा लग रहा है, या फिर बॉयज में क्या होता है कि इस शर्ट के साथ ये वाला जीन्स का कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा लग रहा है। सो क्या कर रहे हैं हम लोग कंबाइन कर रहे हैं किसी चीज को, इसके साथ ये बड़ा प्यारा जा रहा है, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ मेरे पास एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को जब मैं रिएक्ट करवाती हूँ तब मुझे एक सिंगल सब्सटेंस मिलता है या प्रोडक्ट मिलता है। सो डेफिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। सबसे अच्छा एग्जांपल है कौन सा, क्विकलाइम वाला, जो कि अभी मैं बोल रही थी ना तुम लोग को कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो क्विकलाइम को जब H2O के साथ रिएक्ट करवाती हूँ स्लेक्ड लाइम बनता है, दैट इज CaOH ट्वाइस प्लस हीट रिलीज हो रही होती है। तो ये आप लोग का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछी जाती है। साथ ही साथ यहाँ हीट रिलीज होती है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो कभी तुमसे जनरली ये पूछ लिया जाना कि ये रिएक्शन पर्टिकुलरली क्या शो कर रही है, किस टाइप की रिएक्शन है, तो तुम लोग को दोनों चीजें लिखनी है। सबसे पहला कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब इसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं और मेरा एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज कि ये मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, बिकॉज इसमें से बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, ठीक है। मैं आगे पढ़ाऊंगी एक्सोथर्मिक क्या होता है। सेकंड एग्जांपल तुम लोग बता सकते हो कि C6H12O6 को जब मैंने रिएक्ट करवाया O2 के साथ तो मुझे CO2H2O प्लस एनर्जी बहुत रिलीज होती है। ओके चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ चलते बचा पार्टी कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। अब डिकम्पोजिशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, कैसे कैसे कैसे, अब देखो यार कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो मेरे पास एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ उल्टा है, मेरे पास एक रिएक्टेंट जो होता है LHS साइड पर जो रिएक्टेंट है उसको मैं स्प्लिट करवाती हूँ तो मेरे पास एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है। सोच रहे हो तुम, जस्ट अपोजिट, वहाँ रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा थे, जिसको रिएक्ट करवाए थे तो एक प्रोडक्ट मिल रहा था। यहाँ जब मेरे पास एक रिएक्टेंट है उसको मैं स्प्लिट करवाऊंगी तो मुझे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ओके चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखें। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड स्प्लिट्स टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंस। ये समझ में आ गया। साथ ही साथ सबसे बढ़िया बात है इनकी रिएक्शंस की, तो एग्जांपल्स देखते हैं। जब मेरे पास एक ही है, ठीक है, ये देखो ये सिंगल रिएक्टेंट है, ये क्या होता है LHS साइड पर रिएक्टेंट होता है। तो CaCO3 को जब मैंने हीट करवाया, बहुत ज्यादा हीट हमने दी है, तब ये स्प्लिट होता है CaO प्लस Ca2। साथ ही साथ AgBr को जब मैं Hμ और लाइट की प्रेजेंस में इसको स्प्लिट करवा रही हूँ तब क्या होता है, मेरे पास प्रोडक्ट मिलता है Ag प्लस Br2। तो इस तरीके से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रही। नाउ द थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत बढ़िया तरीके से ये समझाई जाती है यार डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ क्या होता है, जो ताकतवर एलिमेंट होता है,
जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है हमारे दूसरे एलिमेंट से, वो डिस्प्लेस कर देता है दूसरे एलिमेंट को। कैसे, चलिए देखते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोस रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। ये तुम लोग को दी हुई है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, तो तुम इसको देख के समझ सकते हो। चलिए मैं तुम लोग को एग्जांपल पर डायरेक्ट ले जाती हूँ, जिससे कि तुम लोग को बहुत प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यहाँ हो जाएगी। सबसे पहली चीज, जिंक को अगर मैंने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो अब देखते हैं किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिंक की या कॉपर की। चेक, सबसे पहले जिंक यहाँ है, ठीक है, कॉपर 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 यहाँ है, तो कौन ऊपर दिख रहा है बच्चा पार्टी? ऑफ कोर्स दीदी जिंक। तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, मतलब क्या, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक के साथ लगा हुआ था सल्फेट, तो जिंक ने इस सल्फेट को चुराया एंड दोस्ती कर ली, हाथ मिलाया, और अब कौन अकेला रह गया? दीदी कॉपर। ये बेचारा सिंगल रह चुका है यार, जस्ट बिकॉज किसकी रिएक्टिविटी कम थी, ये लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो तुम दुख समझ सकते हो सिंगल का, ठीक है। साथ ही साथ मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करती हूँ। तो जब मेरे पास आयरन था और इसको मैं अगेन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, तब क्या होता है, चलिए देखते हैं। मेरे पास आयरन को ढूंढो, ये रहा आयरन, कॉपर अगेन नीचे, कौन ऊपर है? आयरन। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? आयरन। कम किसकी रिएक्टिविटी? कॉपर। डिस्प्लेस कौन हो जाएगा? कॉपर। और कौन डिस्प्लेस करेगा? आयरन। क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो अब क्या हो जाएगा, वापस कौन सिंगल रह गया? कॉपर। यार कॉपर अगेन बेचारा सिंगल रह गया, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल है, तो इसने वापस सल्फेट के साथ दोस्ती करी एंड कॉपर अकेला। चलिए बच्चा बाटी, अब नेक्स्ट है मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ कुछ भी लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव जैसा कोई भी सिनेरियो नहीं है। तो दीदी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये लोग अपनी मर्जी से आयंस को एक्सचेंज करते हैं। आयंस मतलब जो एनायन, कैटायन, वो सारी चीजें यहाँ है, ठीक है। तब मुझे बताओ एनायन पर कौन सा चार्ज होता है और कैटायन पर कौन सा चार्ज होता है? कैटायन नेगेटिव होता है और एनायन पॉजिटिव होता है। एम आई राइट और नॉट? सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन पर चलते हैं। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। तो तुम लोग ये बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। यहाँ क्या होता है, जनरली एक्सचेंज होता है, लेन देन आदान प्रदान होता रहता है, किसके बीच? आयंस के बीच में। चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल में सबसे जो पॉपुलर एग्जाम्पल तुम कहो, ये पॉपुलर एग्जाम्पल है, पूछा जाता है, ठीक है, देखने को तुम्हें हर बुक में मिल जाएगा, ठीक है, सभी जगह यही मिल रहा होगा। जब Na2SO4 को मैं BaCl2 के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, तो यहाँ आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। कैसे? Na के ऊपर कौन सा आयन है? तो Na के ऊपर पॉजिटिव होता है, SO4 नेगेटिव, Ba पॉजिटिव एंड Cl2 नेगेटिव। तो क्या करेगा, जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव से दोस्ती कर लेगा। तो देखो अगर मैं बात करूँ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो Na ने इस वाले Cl से दोस्ती कर ली, क्योंकि ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, और ये वाले Ba ने इस वाले SO4 से दोस्ती कर ली, क्योंकि ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव है। देख रहे हो तुम, ठीक है, ये अपनी मर्जी से एक्सचेंज कर रहे हैं आयंस को। तो मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा BaSO4, ठीक है, बिकॉज Ba पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, एंड NaCl बिकॉज Na पॉजिटिव, Cl2 नेगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ आयंस का एक्सचेंज होता है। नाउ लास्ट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही आता है, 100% लिख लो, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा होता है बच्चा बाटी के, आप लोग की दो चीजें परफॉर्म होती है इस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। ऑक्सीडेशन नाम की भी कोई चीज होती है एंड रिडक्शन नाम की भी आप लोग की कोई चीज होती है, ठीक है। आप ऑक्सीडेशन से क्या समझते हो, किसी भी एक मेरे पास एलिमेंट के साथ अगर मैं ऑक्सीजन को ऐड करवा रही हूँ, इसका मतलब वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने क्या बोला, कोई भी एलिमेंट है उसके साथ अगर मैंने ऑक्सीजन को ऐड करवा दिया, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिडक्शन मतलब उल्टा, ठीक है, ये किसी भी एलिमेंट्स के साथ अगर मैं ऑक्सीडेशन को रिमूव कर रही हूँ, हटा रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आया? अगर मैं किसी के साथ ऑक्सीजन को जोड़ रही हूँ, प्लस कर रही हूँ, तो ऑक्सीडेशन, और किसी के साथ मैं अगर रिमूव करवा रही हूँ किसी एलिमेंट्स के साथ, तो वो रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? बट देयर इज अ ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो ऑक्सीडेशन को हमने क्या बोला कि जब मैं ऑक्सीजन को ऐड करवा रही हूँ, दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
ठीक है, बट यहाँ कुछ चीज रिमूव भी हो रही है। तो दीदी क्या रिमूव हो रहा है, अब क्या हम लोग हटाएंगे इसमें से। अब इसमें एक और चीज होती है, अगर तुम्हें हाइड्रोजन का रिमूवल दिख रहा हो, मतलब हम कहीं से हाइड्रोजन अगर रिमूव कर रहे हैं तब भी ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन की दो पहचान है, या तो हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं या फिर हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर रहे हैं। तो ये दो पहचान ऑक्सीडेशन की। जस्ट उल्टा रिडक्शन में मैंने पहली चीज क्या सिखाई कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहां अगर तुम्हें दिख रहा है कि यार यहाँ से ऑक्सीजन तो निकल रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, एंड अगर हाइड्रोजन प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, तब वहां रिडक्शन हो रहा होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, तुम लोग एक दो बार पढ़ोगे अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए एग्जांपल से समझाती हूँ, बिल्कुल समझ आ जाएगा। सो व्हेन योर सकीना दी इज हियर सो डोंट अफेयर। चलिए एग्जांपल से समझाते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है Cu प्लस O2 इट गिव्स CuO। ठीक है, पहली केमिकल रिएक्शन मेरे पास फर्स्ट। दूसरी मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है CuO, ये कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेरे पास कॉपर मिल रहा है एंड H2O वाटर रिलीज हो रहा है। चलिए इसमें तुम लोग को क्या दिखाई दे रहा है बच्चा पार्टी, इसके अंदर Cu के अंदर हमने ऑक्सीजन को प्लस किया है। क्या हो जाएगा ये, मैंने अभी तुम लोग को सिखाया था कि जब मैं ऑक्सीजन को प्लस करवा रही हूँ, ऐड करवा रही हूँ, एडिशन करवा रही हूँ, तब क्या होता है, करेक्ट बच्चा पार्टी, वहां हो रहा होता है मेरा दीदी ऑक्सीडेशन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। अब मैं आप लोग बात करिए कि जब मेरे पास CuO है, यहाँ भी मैं हाइड्रोजन को प्लस करवा रही हूँ। हाइड्रोजन को किस में प्लस करवाते हैं, अब दीदी ऑक्सीडेशन के अंदर तो हमने ये पढ़ा था कि हम लोग ऑक्सीडेशन को प्लस करवाते हैं, एंड कोई दूसरी चीज एक ऐसी होती है जिसको रिमूव करवाते हैं। कौन थी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ही तो रिमूव करवा रहे थे हम लोग, तो हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहे, तो हाइड्रोजन को प्लस किस में करवाएंगे, ऑक्सीडेशन का उल्टा दीदी ने सिखाया था रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में ऑक्सीजन को रिमूव करवाते बट हाइड्रोजन को प्लस करवाते। यस, हम लोग को पता चल गया कि ये कैसी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। चलिए अब ये दोनों मैंने अलग अलग समझा दिए तुम लोग को कि कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी केमिकल रिएक्शन लाने वाली हूँ जिसमें एक पर्टिकुलर एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा एंड रिडक्शन भी हो रहा होगा, जिससे कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। चलो मेरे पास है MnO2 प्लस 4HCl, इट गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, अब यहाँ तुम लोग को दिख रहा है कि ये MnO2 था, पर तुम लोग को प्रोडक्ट साइड दिख रहा है कि ये ऑक्सीजन गायब हो गया, MnCl2 हो चुका है। मतलब क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन रिमूव हो गया। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है बच्चा पार्टी, बताओ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो दीदी आपने सिखाया था ना, रिडक्शन। R रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, R फॉर रिडक्शन, तो करेक्ट। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इस एरो के ऊपर, यहाँ ये रिडक्शन हो रहा है, करेक्ट। इसी तरीके से तुमको लिख के आना है एरो के ऊपर ही, ठीक है। अब यहाँ देखो HCl, मतलब यहाँ हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, अगर इनको देखूं मैं सेपरेट सेपरेट, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, HCl सिर्फ और सिर्फ Cl2 के अंदर बचा है, मतलब ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो दीदी ने सिखाया था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किस में होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो मेरा ऑक्सीडेशन के अंदर हो रहा होता है, बिकॉज वहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता है। तो ये देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से ऐसा एरो हम यहाँ तक लगाएंगे एंड इसके ऊपर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चा बाटी, समझ में आया। तो ये आप लोग का ऑक्सीडेशन यहाँ हो चुका है। यहाँ हम लोग ने ये भी समझ लिया कि यार रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग ने पांचों टाइप के रिएक्शन समझ लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, जब दो या दो से ज्यादा मेरे पास रिएक्टेंट्स होते हैं एंड वो सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। मतलब दो या दो से ज्यादा मेरे पास एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे एंड साथ ही साथ एक ही प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, दैट इज माई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें मेरे पास एक ही रिएक्टेंट होगा जो कि स्प्लिट हो जाएगा और बहुत सारे दो या दो से ज्यादा मुझे प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें हमारे मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को बिल्कुल एलिमिनेट कर देगा या फिर हमारा बाहर निकाल देगा। ओके, अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर कुछ भी रिएक्टिविटी की कोई भी बात नहीं है, पर देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। आयंस से क्या मतलब है, कैटायन
आयन, एनायन। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें कि हमें दो चीजें पढ़ना थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन बोले तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन बोले तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पांचों अच्छे से रिवाइज भी हो गया है। तो बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो कितने टाइप्स की रिएक्शन होती है यहाँ हमारे एनर्जी फ्लो की बेसिस पर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यार इनके बीच में बेसिक डिफरेंस पहले समझते हैं। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको परफॉर्म होने में ऑटोमेटिकली उसमें से हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व होने लगे। जो एक केमिकल रिएक्शन ऐसी है कि जो खुद परफॉर्म हो रही थी, हमने जब केमिकल्स को मिक्स किया, ठीक है, वो रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद बहुत ज्यादा हीट निकल रही है ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बट एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसको परफॉर्म करवाने के लिए हम एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक कोई ऐसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है जिसको करवाने के लिए हम ऑटोमेटिकली बाहर से हम लोग एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां ऑटोमेटिकली हीट निकलती है एक्सोथर्मिक के अंदर, और यहाँ हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हम हीट सप्लाई करते हैं किसमें? एंडोथर्मिक के अंदर। तो एक्सोथर्मिक के अंदर हीट इज इवॉल्व्ड, बट एंडोथर्मिक के अंदर हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ये एब्जॉर्ब कर रहा है, हम दे रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इस तरीके से होता है। चलिए अच्छे तरीके से पढ़ते हैं इसको कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे अच्छे तरीके से इसकी एग्जांपल्स की बात करूं तो इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, CH4 प्लस O2 इट गिव्स CO2 और H2O। तो इसको रेस्पिरेशन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब रेस्पिरेशन में हीट निकल ही रही है ना, इवॉल्व भी हो रही है, हम लोग ऑटोमेटिकली हीट निकालते ही है। साथ ही साथ बचा बाटे इसका और अच्छा एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि अगर मैं क्विक लाइम मतलब CaO के साथ में अगर वाटर को ऐड करवा देती हूँ तो मेरे पास मिलता है स्लेक्ड लाइम CaOH ट्वाइस, और साथ ही साथ हीट इवॉल्व हो रही होती है। तो वो भी एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो तुम वो भी लिख सकते हो। साथ ही साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको परफॉर्म होने के लिए हम एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कौन हीट दे रहा है? हम दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल हीट इज प्रोवाइडेड इन दिस रिएक्शन। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड, ठीक है, तो एक्सटर्नल एनर्जी हम सप्लाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ इसका एग्जांपल सबसे अच्छा ये है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट दे रहे हैं, तो इसके एरो के ऊपर डेल्टा लगता है, ऐसा लिखाता है ये CaCO3, इसके एरो के ऊपर ऐसा ट्राइंगल बनता है, दैट ट्राइंगल इज डेल्टा। ये क्या डिनोट करता है कि यहाँ हम हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CaO प्लस CO2। और साथ ही साथ नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोग का कि फोटोसिंथेसिस, जिसमें भी आप लोग की हीट हम लोग देते हैं, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में उसको फूड बनाने के लिए क्या होता है? सनलाइट जरूरी होती है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। एंड ये दोनों रिएक्शन भी हमारी अलग अलग है, मतलब CH4 और रेस्पिरेशन में भी हम लोग हीट रिलीज करते हैं, ओके। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हो। साथ ही साथ बच्चा बाटे अब मैं बात करती हूँ कि आप लोग की बहुत टाइप के एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही होती है। देखो कभी कभी हम हीट किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं? लाइट के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी हम लोग हीट किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। एंड कभी कभी हम लोग हीट थर्मोलिसिस मतलब हीट के फॉर्म में ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो देखो जब हम लोग थर्मोलिसिस होता है मतलब हमने हीट प्रोवाइड करी, तो उसके अंदर तुम लोग कैल्शियम कार्बोनेट वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, CaCO3, इसको मैं हीट दूंगी तो मेरे पास मिलता है CaO और CO2। साथ ही साथ फोटोलिसिस मतलब लाइट के फॉर्म में हम उसको हीट दे रहे हैं, फोटोलिसिस लाइट के फॉर्म में, ठीक है। सो जब आप लोग एग्जांपल लिखेंगे AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अब इसके एरो पर हम सनलाइट लिखेंगे लाइक दिस, ठीक है। साथ ही साथ तो ये कैसे ब्रेक होगा? स्प्लिट्स इन Ag प्लस Cl2। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलिसिस, अब इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, हीट किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो इसका एग्जांपल है H2O, पानी में अगर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं हम लोग तो H2 प्लस O2 में वो स्प्लिट हो जाते हैं। अब अच्छा मेरे को ये बताओ ये तीनों रिएक्शन किस टाइप की दिख रही है? मतलब जो अभी मैंने पांचों पढ़ाई आप लोगों को, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन एंड रेडॉक्स, कौन सी है ये? सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज जितने क्वेश्चंस पूछे हैं ना ईमानदारी से लिख कर जाना, ठीक है, कमेंट्स के अंदर। साथ ही साथ मतलब जब जो भी टाइम इस टाइम पर तुम लोग देख रहे हो तो रोकना और लिखना कमेंट्स में। साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक अपना है कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है? जंग लगना, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारे लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, पर वो दैट इज डिफरेंट, उसको हम रस्टिंग भी बोलते हैं। पर अगर किसी और मेटल पर जंग लगती है तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं। अब जंग कैसे लगती है बच्चा बाटी? तो बहुत सारी चीजें हैं, या फिर एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से जंग लग जाती है। तो कोरोजन इज बेसिकली जंग लगना,
ठीक है, मतलब अपनी जो इंडियन लैंग्वेज में जंग लगना, अब मैं तुम लोग को डेफिनेशन वाइज बताती हूँ। व्हेन मेटल सरफेसेस आर अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मॉइस्चर लगने पर, एसिड लगने पर या एक्सेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मेटल पर्टिकुलर कोरोड हो चुका है एंड इस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। इट इज अनडिजायरेबल सिंस इट रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड फेड्स इट्स अपीयरेंस। तो यार अनडिजायरेबल मतलब ये अपने मन से होता है, हम जानबूझ करके तो ऐसा नहीं करते ना कि तेरे ऊपर जंग लग जाए, खराब हो जाए ये पर्टिकुलर मेटल, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ जब जब यार मेटल पर जंग लगती है ना तो उसकी ताकत कम होने लग जाती है एंड साथ ही साथ उसका अपीयरेंस खराब हो जाता है। जैसे अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स तुम लोग को बताऊंगी और बहुत सारे उसमें से तो तुम लोग ने देखे हुए। अब देखो ये जो एग्जांपल यहाँ दिख रहा है तुम लोग को, ये आयरन है। आयरन के ऊपर कैसे जंग लगती है कि आयरन बाहर जब हम लोग बहुत टाइम तक आयरन को रख देते तो मॉइस्चर, ऑक्सीजन और वाटर की कांटेक्ट में आने से आयरन पर जंग लग जाती है। आप देखो ये कितना खराब दिख रहा है यार, मतलब कितना बुरा दिख रहा है। अब तो Fe को अगर O2 या H2 की प्रेजेंस में ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है और इसका कलर अलग हो जाता है, रेडिश कलर का हो जाता है। खैर अगर आयरन पर जंग लगती है तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं, बट अगर किसी और मेटल पर अगर जंग लग जाती है ना तो वो हम लोग कोरोजन ही होता है। चलो दूसरे मेटल्स की बात करते हैं। कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो कॉपर पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में या फिर वाटर के प्रेजेंस में कॉपर कार्बोनेट बन जाता है और कॉपर का कलर कैसा हो जाता है हमारा, ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाता है। देखो इस तरीके के वायर तुम लोग ने देखे होंगे कभी, कितना मतलब कितना बुरा दिख रहा है ना। अपीयरेंस खराब है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी इसकी बहुत कम हो जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं Ag जो कि सिल्वर होता है, बहुत सारे सिल्वर के रिंग भी पहनते होंगे तो तुम लोगों ने देखा है चांदी को लॉन्ग टाइम के बाद चांदी काली पड़ने लग जाती है। क्यों काली हो जाती हो? चांदी सल्फर की अगर प्रेजेंस में आती है तो वो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है एंड चांदी की हम लोग चम्मचे देखते हैं, स्पून्स देखते हैं, चांदी के जो हमारे ज्वेलरी आती है, जो हमारी सिल्वर रिंग होती है, सिल्वर की बहुत सारी डिफरेंट प्लेट्स वगैरह होती है, सिल्वर के ग्लास होते हैं, कुछ समय के बाद वो लोग अगर सल्फाइड ओर के प्रेजेंस में आते हैं, मतलब कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो वो काला होने लग जाता है। तो इस तरीके से देखो कि इसके ऊपर से चांदी निकल गई है। तो ये सभी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। तो यहाँ वजहवाटी बेसिकली अपना चैप्टर होता है समाप्त, खत्म। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक वन शॉट के अंदर, जो कि हमारा होने वाला है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला वन शॉट। एंड साथ ही साथ वजहवाटी हम लोग इंटायर सभी वन शॉट इसी चैनल पर बिल्कुल समाप्त करने वाले, खत्म करने वाले। तो यार क्या करना नहीं भूलना है आप लोग को, सब्सक्राइब, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड आई होप कि आप सभी लोग को बोर्ड्स में काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हो, आप सभी वजहवाटी मेरे 90 अबव परसेंटेज लेकर आ रहे हो। एंड साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प मुझसे चाहिए हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज जितने सवाल पूछे सभी का आंसर आप लोग देकर जाइए। शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, बिकॉज इसी तरीके की प्यारी प्यारी वीडियो तुम्हारी प्यारी प्यारी दीदी यहीं इसी चैनल पर लाती रहती है। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।